हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। तो भाई अपना चैप्टर 3 जो है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है अभी। आई होप जो लास्ट लेक्चर्स हैं तुमने वो सभी देख ली होंगी अब तक के जितने क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ। भाई अगर नहीं देखे तो यार पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना। मैं देख रहा हूँ यार तुम लोग रेगुलरली क्लासेस को नहीं देख रहे। देखो मेरे पास सब डेटा आ जाता है कि तुमने कितने घंटे देखा, नहीं देखा, कब देखा, सब कुछ मेरे को पता लग जाता है। एंड मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार तुमने जो लास्ट लेक्चर है अब तक वो भी नहीं देखा। स्टिल चलो मैं ठीक है डाल रहा हूँ, बट आई रियली तुमसे एक यही रिक्वेस्ट है भाई कि रेगुलरली क्लासेस को अपलोड करो सो दैट मेरे को भी यार हो कि मैं रेगुलरली क्लासेस को अपलोड करूँ। ठीक है, बिकॉज अगर तुम नहीं देखते हो क्लासेस को यार, देखो रेगुलरली अगर तुम सोच रहे हो कि यार हम इकट्ठा लगा लेंगे, डेली डेली हमसे क्लास लगाई नहीं जाती, हम इकट्ठा लगा लेंगे 15-20 दिन लगा के सारा सारा ऑडिट हम खत्म कर देंगे, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जैसे जैसे मैं क्लासेस को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, डेली कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ गाइस डेली तुम भी देखो ताकि मेरे को भी यार मोटिवेशन रहेगी यार तुम लोग हाँ देख रहे हो तो इसलिए मैं भी डेली डालूँ। ठीक है, ठीक है भाई चलते हैं। अगर चैनल पर नया आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो बट स्टिल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कब करेगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। एंड शेयर कर दो उन सभी के साथ भाई जिनका भी अटैम्प्ट है सितंबर में, जैन में ऑनवर्ड्स, और जो भी ऑडिट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छी तरह से, सभी के साथ ये प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दो ताकि भाई वो भी अपनी प्रिपरेशन को ऑडिट की इफेक्टिव वे में कर सकें। कूल। तो ठीक है भाई, हम करेंगे स्टार्ट अपना आज चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। लास्ट क्लास में यार मैंने यहाँ तक करवा दिया था तुम लोगों को, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल तक। हमने पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ तक कर दिया था, लिमिटेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद ही मेरे नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। कंपोनेंट्स ये वाला जो टॉपिक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यार ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है और उसके साथ बोरिंग टॉपिक भी है। मैं मुँह पे बोल रहा हूँ तुम्हारे, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। राइट, जो पढ़ने वाला है वो भी बोर हो जाता है और जो पढ़ाने वाला है एक टाइम पे आगे वो भी बोर हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इतना ज़्यादा थ्योरी कंटेंट है, इतना ज़्यादा थ्योरी कंटेंट है, हिसाब ही नहीं है जिसका कोई। बहुत थ्योरी है इस स्पेसिफिक इस टॉपिक में स्पेसिफिकली। राइट, बहुत थ्योरी है। तो यार मेरे साथ बने रहना। मैं जिस जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊँगा उस तरीके से यार, चाहे अपने हल्का सा अपने नोट्स भी बना लेना, बुक में मार्क करना है, बुक में हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना, सो दैट तुम्हें बाद में भूलो मत। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है यार, अगर तुमने इसको मतलब ध्यान से नहीं सुना या समझा तो ये भाई याद नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल होगी इसको याद करने में, बिकॉज जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक ये याद नहीं होगा। ठीक है, और समझने के लिए भाई तुम्हारा फोकस मुझे पूरा 100% नहीं, इनफैक्ट 101% चाहिए। राइट, करते हैं भाई स्टार्ट अपना चैप्टर, अपना ये टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब यार देखो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंपोनेंट्स। क्या मतलब है सर कंपोनेंट्स का? यार कंपोनेंट्स का मतलब इंटरनल कंट्रोल के में क्या क्या आता है। हम कहते हैं ना कि इसमें ये चीज़ आती है। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल का अगर हम स्टडी करना जा रहे हैं, हमने यही पढ़ा है भी ऐसे 315 में कि हम आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट करेंगे। हम जो रिस्क है मटेरियल में स्टेटमेंट का उसको आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, सो अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। हमने यही पढ़ा है ऐसे 315 में। तो जो हम इंटरनल कंट्रोल में स्टडी करने जा रहे हैं भाई, तो उसको स्टडी कैसे करें, हम उसको स्टडी कैसे करेंगे? तो देखो हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। ये सब ये पांच कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के, हम इन पांचों को स्टडी करेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमें इंटरनल कंट्रोल स्टडी करने। ठीक है, हमें बेसिकली इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने के लिए इन 5 कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा ध्यान से। राइट, वन बाय वन चलते हैं बॉस। पहला कंपोनेंट अपन का कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब देखो कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब है कि यार हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, क्या उस एंटिटी में एक कंट्रोल का इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब क्या एक तरह का माहौल है उस कंट्रोल में। हम कहते हैं ना यार यहाँ पे तो माहौल ही नहीं बन रहा, मज़ा नहीं आ रहा यार, यहाँ पे तो इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा। तो क्या उस एंटिटी में कंट्रोल का माहौल है, कंट्रोल का इन्वायरमेंट है, वो क्या है? अब इसका मतलब क्या है कंट्रोल का इन्वायरमेंट, कंट्रोल का माहौल? आज जो देखें ध्यान से पढ़ते हैं। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट। कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा सर? फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। भाई देखो सबसे बड़ी बात, कंट्रोल का इन्वायरमेंट होना। हम किसे कहेंगे कि यार कंट्रोल का इन्वायरमेंट है इस एंटिटी में? भाई जब एक एंटिटी में, उस एंटिटी में ऑनेस्टी का कल्चर हो और एथिकल बिहेवियर हो, मतलब भाई हर बंदा ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है और हर बंदा एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है। समझ गए? कोई भी बंदा गलती से या कुछ लाइक विंडो ड्रेसिंग, ओवर स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा भाई। हर बंदा अपना काम जेन्युइन तरीके से कर रहा है, ऑनेस्टी से कर रहा है, एथिकल बिहेवियर से कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? द स्टैंड्स इन द कंट्रोल एनवायरमेंट एलिमेंट
कलेक्टिवली प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्वियसली बात है यार, देखो सर, देखो सबसे पहले तो तुम टेस्ट करोगे कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जब तक कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होगा, जब तक कंट्रोल इन्वायरमेंट ही नहीं होगा किसी एंटिटी में, तो अब इंटरनल कंट्रोल होने का मतलब ही नहीं बनता। वो यही लिखा है देखो कि जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर ये होगा, ये फाउंडेशन है बेसिकली अदर कंपोनेंट्स की, कि सबसे पहले ये होगा, अगर इन्वायरमेंट होगा तुम्हारी एंटिटी में, तभी बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे इंटरनल कंट्रोल के। अब देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कंट्रोल का मतलब क्या है। तुम अच्छी तरह जानते हो भाई, दीज आर द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कि जैसा हम चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो तो वैसा ही हो, उसको देखते हैं, श्योर करते हैं। ये हमारे जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स हो, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन हो, एंड सो ऑन, राइट। अब देखो उन सबको फुलफिल करने के लिए भाई पहले तो इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपनी एंटिटी में कंट्रोल का, मतलब कल्चर ऑफ ऑनेस्टी हो, एथिकल बिहेवियर हो, एक्सेट्रा हो, राइट। अब क्या क्या आता है कंट्रोल इन्वायरमेंट में सर, क्या हम स्टडी क्या करेंगे एक्चुअल में? गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। भाई जो तुम्हारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कैसे काम कर रही है उसको स्टडी करोगे। द एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। वही बात है भाई, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्या क्या एक्शन वो ले रहे हैं, क्या वो अलर्ट रहते हैं या वो भी ऐसे ढीले से पड़े हैं, यार जैसा होने दे वैसा होता रहे काम, यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा हो रहा है काम होने दे। वो अच्छा है, कंट्रोल नहीं रख पा रहे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, राइट, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। थर्ड पॉइंट, द कंट्रोल एनवायरमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। यार देखो, जितना बढ़िया कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, उतनी बढ़िया तुम्हारे पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। मतलब वही कह रहा है कि दिस कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम कहते हैं ना, ये बढ़िया अच्छी टोन में चल रहा है, सारा का सारा काम बढ़िया अच्छी टोन में चल रहा है, मतलब कि यार सब कुछ सही हो रहा है। तो जितना सही तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, जितना अच्छा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा, उतना अच्छा तुम्हारा पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, राइट। अच्छा, एलिमेंट्स क्या है कंट्रोल इन्वायरमेंट के, आप वो देखते हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में और क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट आता है भाई, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट होने के लिए, एक अच्छा कंट्रोल का माहौल होने के लिए तुम्हारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहला काम भाई ये होता है कि कम्युनिकेशन हो एंड उसके बाद एनफोर्समेंट भी हो, किसकी, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ की। मतलब तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है भाई, जो TCWG हमारे बड़े बंदे हैं, बड़े लोग हैं, वो क्या करके चले भाई, वो अपनी कंपनी में, अपनी अपनी एंटिटी में जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको कम्युनिकेट करके चलें अपने एम्प्लॉयज़ को कि यार देखो, हमें इस तरीके से अच्छा काम करना है, हमें ऑनेस्टी से काम करना है। अगर आपको कुछ चीज़ मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी एंटिटी में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ऐसे रिपोर्ट करना है। अगर आप देख रहे हो किसी के साथ धक्का हो रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना है हमें आके, एंड सो ऑन। मतलब एथिकल बिहेवियर हो। अब वो होगा कैसे? सबसे पहले तो भाई आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ अपना मस्ती से काम कर रहे हैं भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं है, बट नहीं, जो TCWG हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको स्टेप इन करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा गेम में, और एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा कि यार अपनी, और ये अकेली हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हम सबकी ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। और अगर हमारी फैमिली में कुछ गलत हो रहा है तो आप हमें बताओ, उनको अच्छी अच्छी बातें समझाओ। कहने का मतलब इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज़ ऑफ द पीपल, ठीक है। The communication of the entity policies on integrity and ethical values may include the communication of behavioral standards to personnel through policy statements and codes of conduct, by example. वही बात आ गई कि यार आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। मैं तो कह तो दिया मैंने कि कम्युनिकेशन करो, उनको बताओ ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट करोगे कैसे? देखो, हर एक एंटिटी की कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें उस एंटिटी की पूरी पूरी पॉलिसीज लिखी होती हैं कि हमारी एंटिटी का ये कल्चर है, ये पॉलिसी है। उसके थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करो, जो आपकी पर्सनल है, पर्सनल माने तो एम्प्लॉयज़, और क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी, राइट। आइए तुम लोगों को समझ आएगा कि पहले पॉइंट का हमारा मतलब क्या है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो भाई। ये इस टॉपिक को करने के बाद मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा इसको याद कैसे करना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले समझो, इसको याद करने पर फोकस मत करो। इतना थ्योरी हम याद कैसे करेंगे वो मेरे पे छोड़ दो। इस टॉपिक को करने के बाद मैं तुमको एक ऐसी एक वन लाइनर में भी बता दूंगा कि इसको याद कैसे करना है। यार यस, तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ बने रहो, स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करना। अच्छा, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस matters such as management consideration of the competence levels for particular jobs and how these levels translate into requisite skills and knowledge। भाई जाहिर सी बात है यार, जो तुम्हारे मैनेजमेंट है
जो तुम्हारी मैनेजमेंट है भाई कंपनी की, वो इसी तरह के बंदे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे जो कॉम्पिटेंट हो। वो अपनी इसी तरह के बंदे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करे, रिक्रूट करे जो कॉम्पिटेंट हो पर्टिकुलर जॉब के लिए। उनको कॉन्फिडेंस लेवल चेक करे, जब जॉब पे रख रहे हैं वो बंदे तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। एंड क्या वो जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या वो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स के साथ आती है उनके, या नहीं आती। मतलब जो उनके पास नॉलेज है, क्या उनके नॉलेज के अलावा उनके पास स्किल्स हैं, और स्किल्स हैं जॉब को करने के लिए। ठीक है, उस चीज़ को चेक करोगे तुम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्जिंग गवर्नेंस। अब देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो तुम्हारी मैनेजमेंट है वो जितना मर्जी कह ले एम्प्लॉयज़ को, वो जितना मर्जी कह ले एम्प्लॉयज़ को भाई कि ऐसा करना है, आपको अच्छा काम करना है, आपको ऑनेस्टी रखनी है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, बट भाई जब तक घर के बड़े बुजुर्ग नहीं आते भाई, जब तक घर के बड़े लोग नहीं आते, दैट इज TCWG, दोस्त चार्ज भी बोलना जो सबसे ऊपर है, जब तक वो इंटरफेयर नहीं करते तब तक कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं रह सकता। ठीक है, सिंपली सेइंग भाई देखो, जब फैमिली में कुछ दिक्कत होती है तो जो घर के बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी एंटिटी में, अगर हमको कंट्रोल इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एंटिटी में एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, एक अच्छा माहौल हो कंट्रोल का, सो दैट जितने भी कंट्रोल्स हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें, राइट। तो उसके लिए भाई जो TCWG है उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा। आई होप समझ आया होगा। मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, अब ये किस चीज़ की बात करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैनेजमेंट एटीट्यूड्स एंड एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट अप्रोच इज टेकन बाय द मैनेजमेंट सेटिंग ऑन पॉलिसीज, अप्रोच इन डेवलपिंग ऑन एस्टिमेट्स एक्सेट्रा, मैटर सच एज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू टेकिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। भाई ये किस चीज़ की बात कर रहा है, देखो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट इस चीज़ से भी इफेक्ट होता है, ध्यान से सुनना, कि कंट्रोल इन्वायरमेंट इस चीज़ से भी इफेक्ट होता है कि मैनेजमेंट जो है, जो तुम्हारी मैनेजमेंट है कंपनी की, वो किस तरह काम कर रही है, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है काम करने का, उनका काम करने का ढंग क्या है, उनकी क्या फिलॉसफी है, राइट। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ तो वो क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ तो उनकी क्या अप्रोच है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को जजमेंट करने की, लाइक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं, हम कह रहे हैं कि यार प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स की, तो वो किस अप्रोच के साथ वो प्रोविजन बनाने, किस तरह वो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के, अगर वो कह रहे हैं कि 5% हमने प्रोविजन बनानी है तो वो किस तरह इस 5% के नंबर पे पहुँचे, क्या अप्रोच रहती है उनकी। और उसके अलावा अगर जनरल व्यू में बात करूँ, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, तो भी मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन, क्या फिलॉसफी रहती है, मतलब तुम्हारी मैनेजमेंट भाई किस तरह अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जूनियर एम्प्लॉयज़ उनसे काम करवाती है। ठीक है, वो क्या उनका ऑपरेटिंग स्टाइल है, उन पर ज़्यादा प्रेशर इम्पोज करती है कि नहीं मेरे को आज ही रिपोर्ट चाहिए, नहीं मेरे को अभी रिपोर्ट चाहिए, वो छुट्टी मांगते हैं उनको छुट्टी नहीं देते, उनको देर रात तक बैठना पड़ता है, कोई इस तरह का काम करती है तुम्हारी मैनेजमेंट, या तुम्हारी मैनेजमेंट बहुत कॉपरेटिव है, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, देखो कंट्रोल कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक सेकंड रुको गाइस, हाँ, कंट्रोल इन्वायरमेंट को एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाने के लिए भाई एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट। हमारे कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म करें, एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है, लाइक ठीक है ना, लाइक हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में भी कि यार हमने अपनी इन्वेंट्री के बाहर एक वो मतलब अपना बिठा दिया, एक बंदा बिठा दिया, ठीक है, हमने अपना एम्प्लॉय बिठा दिया, उसको कह दे कि यार कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो, अगर कोई बंदा आए बिना डॉक्यूमेंट्स के तो वो इसको एंट्री नहीं देगा, है तो वो भी एम्प्लॉय, राइट, जो आने वाला है वो भी एम्प्लॉय, जो चेक करेगा कि एक्सेस है नहीं वो भी एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तुम्हारी कंपनी के, अगर तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, वो तुम्हारे अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे कि यार हमारी कंपनी अच्छा टाइम पे बोनस देती है, हमारे टाइम पे सैलरी आती है, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा लाइक ख्याल रखती है, केयर रखती है हमारी कंपनी, अगर मैं छुट्टी चाहिए तो छुट्टी भी मिल जाती है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जितना खुश तुम्हारे एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, उतना अच्छा तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट रहेगा। और तुम्हारे एम्प्लॉयज़ खुश कैसे रहेंगे, जितनी अच्छी तुम्हारी मैनेजमेंट की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल होगा। अगर मैनेजमेंट का काम करने का ढंग बड़ा अच्छा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहेंगे। और अगर उनकी फिलॉसफी बड़ी गलत है, वो काम ही बड़े गलत तरीके से करवाते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, नहीं मेरे को आज ही चाहिए, आई वॉन्ट रिपोर्ट टुडे एट एनी कॉस्ट, डू इट बाई वट एवर मीन्स, बट आई वॉन्ट माई रिपोर्ट टुडे इटसेल्फ। अगर वो इस तरह का प्रेशर डाल देंगे मेरे को आज ही चाहिए भाई, आज ही चाहिए, छुट्टी मारने चले गए, वो छुट्टी नहीं दे रहे, तो अभी क्या तुम्हारा घंटा रहेगा ऑपरेटिंग स्टाइल, राइट। तो बेचारा एम्प्लॉय जो है वो तो पहले ही बेचारा गुस्से में होता है कि यार मेरा ये करते नहीं ये लोग, तो क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट को वो तुम्हारा अच्छी तरह करेगा आगे। आई होप तुमको समझ आएगा, तुम लिंक कर पा रहे हो मैं किस तरह बता रहा हूँ, राइट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़े बहुत सही पॉइंट है यार, ये बताता हूँ कैसे, आओ पढ़ाई देता हूँ। द फ्रेमवर्क विद इन विच आर एक्टिविटीज फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव आर प्लान एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल्ड एंड रिव्यूड। ठीक है, establishing a relevant organization structure includes considering key areas of authority and responsibility and appropriate lines of reporting. The appropriate
द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स इन पार्ट ऑन इट्स साइज एंड नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज। यार कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दिस स्ट्रक्चर? क्या मतलब होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? पढ़ते थे ना तुम 12th क्लास में अपने, अगर तुम्हें कुछ याद हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई थिंक तुम्हारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है, मेरे को ध्यान नहीं है तुम्हारे एस में है या नहीं है, शायद है तुम्हारे एस में, इंटर के एस सब्जेक्ट में, कि ये जूनियर है, इसके ऊपर ये मैनेजर है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ये जो है अपना सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ये एमडी को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ये पार्टनर को रिपोर्ट करेगा, एंड सो ऑन। ये पूरी की पूरी हिरार्की है। ये तरह का तुम्हारा क्या होगा स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो किस तरह तुम्हारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, राइट, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट, राइट। सपोज जूनियर है, जूनियर कहता है भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, जूनियर कहता है कि सर मेरे को थोड़ा पर्सनल काम है, मेरे को छुट्टी चाहिए कल। उसका मैनेजर कहता है रुक जा अभी तो काम है, ठीक है। वो कहता है सीनियर मैनेजर से बात कर ले, सीनियर मैनेजर से पूछा, वो कहता है यार अभी तो बहुत काम है, ऐसा कर एमटी से पूछ ले, बिकॉज एमटी ने रिपोर्ट साइन करनी है। तो क्या घंटा रह गया तुम्हारा स्ट्रक्चर भाई, मतलब एक छुट्टी के लिए तुम्हें उसको 4 बंदों से पूछना पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर, कोई ये तो बात ही नहीं बनी भाई, राइट। तो ये सब मैटर करते हैं तुम्हारी किस चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ये जितना अच्छा तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा। समझ पा रहे हो? यप। अच्छा, और पॉइंट बताता हूँ इसका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। भाई जो तुम्हारा जूनियर है कंपनी में, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है। उसको जो भी कुछ करना पड़ता है उसको अपने सीनियर से पूछना पड़ता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसको कोई पावर ही नहीं दी गई, वो हर एक चीज़ के लिए अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक उसका सीनियर अप्रूवल नहीं करेगा वो कुछ कर ही नहीं सकता। अथॉरिटी यहाँ पे वॉयलेट हो रही है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर बहुत मैटर करती हैं यार, अगर अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट तुमने अपनी कंपनी में इस्टेब्लिश करना है। आई होप तुमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। देखो वही बात आ गई, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात आ गई कि भाई एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक फ्रीडम देना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। और एंड में आ गया तुम्हारा एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, राइट, बिल्कुल। अच्छा ये क्या है, देखो ये बिल्कुल बात करते हैं एचआर के रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, कि भाई जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स वाले बंदे हायर कर रहे हैं, उनका रिक्रूट कर रहे हैं, जो न्यू स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, वो चेक करें सबसे पहले तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि भाई कितना पढ़े लिखे बंदे हैं वो, क्या उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, डिग्री है एजुकेशन में, क्या वो है नहीं है। अच्छा उनका वर्क एक्स क्या है, लाइक प्रायर वर्क एक्स क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, लाइक लास्ट क्या पिछली कंपनी उनकी कौन सी थी, उससे पिछली कंपनी उनकी कौन सी थी, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट अकम्पलिशमेंट क्या क्या वो खाड़ चुके पिछले कुछ सालों में, क्या क्या अकम्पलिश किया उन्होंने, राइट, अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ। अच्छा, और उसके बाद जब तुमने हायर कर लिया एम्प्लॉयज़ को, जब तुमने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, टाइम टाइम पर उनको ट्रेनिंग देते रहो और कम्युनिकेट करते रहो उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, राइट। और ऐसा नहीं है कि केवल काम ही करवाते रहो, और ऐसा नहीं कि केवल काम ही करवाते रहो, ट्रेनिंग दे रहे हो, काम करवा रहे हो बस, और कुछ नहीं। भाई प्रमोशन देते रहो टाइम टाइम पे उनको टाइम टाइम पे प्रमोशन देते रहो, परफॉर्मेंस अप्रेजल देते रहो, ठीक है। उनकी अचीवमेंट, उनके काम को रिकॉग्नाइज करते रहो, एप्रिशिएशन करते रहो उनके वर्क की, ठीक है, ताकि भाई वो भी सेटिस्फाइड हो, उनको भी लगे यार कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा वर्क है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको एक रिस्पेक्ट दी जा रही है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। डेटरेंट का मतलब प्रिवेंशन टू फ्रॉड, डेटरेंट का मतलब होता है प्रिवेंशन, ठीक है। भाई ये पॉइंट ये कह रहा है कि यार अगर हमारे कंपनी में, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है हमारी कंपनी में, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी में कभी फ्रॉड ही नहीं हो सकता? क्या उसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी में अगर फ्रॉड होगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगा, उस कंपनी में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हो जाएगा? मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो फ्रॉड नहीं होगा उस कंपनी में, वो प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉड होने से? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब हो सकता है कि अगर सबको तुम्हारा कंपनी में कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है
तुम्हारी एंटिटी में बहुत अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट है भाई, इंप्लॉइज भी बिल्कुल सही हैं, रिक्रूटमेंट भी अच्छी हो रही है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी बड़ी अच्छी है, ऑपरेटिंग स्टाइल बड़ा अच्छा है मैनेजमेंट का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सही डेलीगेट की हुई है, TCWG भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, इन्फोर्समेंट हो रही है, इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज़ की, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो देर आर हाई चांसेज रादर आई वुड से कि तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड ना हो, बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। भी बट हम 100% नहीं कह सकते कि फ्रॉड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट ऑल्दो देयर आर कम चांसेस फ्रॉड नहीं होगा, बट ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है। मतलब द कंट्रोल इन्वायरमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है भाई, जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो देखो, कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है वो खुद बाय खुद, वो खुद के बेसिस पे अपने आप पे किसी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर सकता। किसी मिसस्टेटमेंट को अगर तुमने प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करना है, ठीक है, तो भी उसके लिए तुम्हें कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगानी पड़ेंगी, जो आगे पढ़ेंगे अपन, कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो यार, हमने हमारी इन्वेंट्री के जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ, उसके वेयर हाउस के बाहर हमने एक बंदा अपॉइंट कर दिया, एक एम्प्लॉय खड़ा कर दिया अपना, ठीक है। हमने उसको कह दिया कि भाई देख, जब तक तेरे पास कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स ना लेके आए, ठीक है, जब तक तेरे पास कोई बंदा सेल ऑर्डर ना लेके आए, पूरा इन्वॉइस ना लेके आए, तब तक तूने उसको एक्सेस नहीं देना इन्वेंट्री का, राइट। अब देखो, अब देखो हमारा कंट्रोल, देखो हमारा जो इन्वेंट्री है वो सेफ़ है नहीं है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, हमारे जो एसेट्स हैं इन्वेंट्री वो सेफ़ है नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है, वो जो हमने कंट्रोल लगाया है, वो जो हमने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया है इन्वेंट्री के वेयर हाउस के बाहर, वो अपना काम कितने ढंग से कर रहा है, नहीं कर रहा, ये चीज़ देखेगी कि यार फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा। उस वो बंदा डिसाइड करेगा यार, ये उस बंदे के ऊपर निर्भर करता है कि यार फ्रॉड होगा नहीं होगा। अगर तो वो बंदा अपना काम बड़ी निष्ठा से कर रहा है, प्रॉपर अपने फोकस से कर रहा है, ऑनेस्टी से कर रहा है, तो यार बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा, डेफिनेटली फ्रॉड नहीं होगा, देयर आर हाई चांसेस। बट अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो कह रहा है ठीक है साहब आप चले जाओ अंदर, कोई बात नहीं है, वो रिश्वत ले रहा है, तो डेफिनेटली भाई क्या घंटा कंट्रोल होगा, राइट। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट से भी इंश्योर करता है, यानी कि देखो अगर हम तुम्हारी कंपनी में कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो ये इंश्योर करता है, देखो कि हाँ कि माइट भी फ्रॉड ना हो, बिकॉज इन्वायरमेंट तुमने अच्छा क्रिएट किया हुआ है, तुम्हारे एम्प्लॉयज जो है सब ऑनेस्टी की बातें करते हैं, एथिकल बिहेवियर की बातें करते हैं, सब कुछ सब बड़ा सही चल रहा है, सब ईमानदार एम्प्लॉयज हैं, तुम्हारा इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, हो सकता है फ्रॉड ना मिले, बट एब्सोल्यूट नहीं है कि फ्रॉड मिलेगा ही नहीं, राइट। हाउएवर इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स वैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स एंड ऑपरेशन, ठीक है। पर एक बात ज़रूर है कि जितना अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, जितना अच्छा भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट तुम्हारा होगा, वो एक ऑडिटर को एक एश्योरेंस ज़रूर दे देगा कि यार हाँ इन्वायरमेंट अच्छा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि कंट्रोल भी अच्छे ही होंगे, ठीक है। आई होप तुम लोगों को भाई समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा मैं बताया था कि इसको याद कैसे करोगे इतने सारे पॉइंट्स को, बताता हूँ, आओ एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक बता देता हूँ। भाई एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे याद करोगे, फिर देखो कंट्रोल इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो भाई इंप्लॉयज़ को तुम कम्युनिकेट करो, और अगर कम्युनिकेट ना करो, इन्फोर्समेंट भी करो, एनफोर्स भी कराओ धक्के से कि भाई एथिकल वैल्यूज़ को तुमने फॉलो करना ही करना है। भाई देखो इंप्लॉयज़ तुम्हारे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको क्या पता एथिकल वैल्यूज़ क्या है, क्या है कंट्रोल इन्वायरमेंट है। सबसे पहले तो भाई तुम लोग क्या करोगे, कम्युनिकेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा जब कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेशन करने के बाद जो तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो अब तुमने कम्युनिकेट कर दिया, अब जो तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े यार मोटिवेटेड हो गए, वो बहुत मोटिवेटेड हो गए, वो कहते हैं यार भाई सही बात है यार, इंटीग्रिटी से काम करेंगे, एथिकल बिहेवियर रखेंगे, मतलब वो कमिटमेंट हो गए कॉम्पिटेंस के, जो उनकी कॉम्पिटेंस है उसको वो कमिट कर गए कि यार हम अपना काम, हम अपनी कॉम्पिटेंस को अच्छी तरह यूज़ करेंगे, वो मोटिवेटेड है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अच्छा भाई थोड़ा टाइम तो देखो मोटिवेशन चलती है सॉरी, थोड़ा टाइम तो भी मोटिवेशन चलती है, राइट। 1 महीना चली, 2 महीने चली, उसके बाद मोटिवेशन की कम होती गई, ठीक है, बैक टू बेसिक्स। वो कहते छोड़ यार, क्या इन्फोर्समेंट, क्या कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज़, यार हम नहीं करते, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। वो अपना काम दोबारा ठीक से करें, वो थोड़ा दोबारा मोटिवेट हो जाएं, इसलिए TCWG को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि वो दोबारा इनको मोटिवेट कर सकें, बिल्कुल सही। अब TCWG ने जब TCWG एंटर कर गई, जब TCWG ने इंटरफेयर किया, तो TCWG ने देखा कि जो मैनेजमेंट का फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल है वो बड़ा गलत है। TCWG ने 2 स्टार भी गवर्नेंस में ऑब्जर्व किया कि भैया जो मैनेजमेंट है हमारी कंपनी की, उसका जो फिलॉसफी है, उसकी जो ऑपरेटिंग स्टाइल है वो बहुत गलत है, वो बड़ा अनएथिकल है, ठीक है। अब
इसको ठीक करने के लिए, कि मैनेजमेंट की फिलॉसफी को ठीक करने के लिए, ऑपरेटिंग स्टाइल को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना के सोचा। वो कहते हैं यार देखो, जब तक मैनेजमेंट की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल ठीक नहीं होता तब तक हम एम्प्लॉइज़ को क्या ठीक करेंगे। उन्होंने सोचा कि यार हम अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। उन्होंने वो चेंज कर दिया। अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो नई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेलीगेट करनी पड़ेगी। जब पूरा का पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया देखो, तब उनको दोबारा से नए सिरे से, बिल्कुल नए एक पॉइंट से असाइन करनी पड़ेगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। ठीक है, जब नई बंदे देखो, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, और उन्होंने क्या किया, जो पूरा का पूरा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वही बदल दिया, वही चेंज कर दिया, नई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साइन कर दी। अब स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है, नए इंप्लॉयज़ को रिक्रूट कर दिया उन्होंने भाई नए इंप्लॉयज़ को रिक्रूट, वो कह रहे हैं ना देखो कि नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हमारी ये वाली मैनेजमेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, ये तो करप्ट हो चुकी है भाई। इनकी तो फिलॉसफी बड़ी गलत है, इनका तो ऑपरेटिंग स्टाइल ही बहुत गलत है, ये तो करप्ट हो चुकी है ऑलरेडी हमारी मैनेजमेंट। तो भाई उन्होंने क्या किया भाई, नए बंदे को अपॉइंट किया। क्या देखो ये तो करप्ट हो चुकी, हम तो नए बंदों को अपॉइंट करेंगे जो हमारा काम ढंग से करें। सो दैट्स वाई नए बंदों को अपॉइंट करने के लिए कौन आएगा गेम में, एच आर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, बात खत्म। आई होप तुम लोगों को भाई ये पॉइंट्स 7 के 7 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। ठीक है, दोबारा इसको सुनना यार, डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम्हें याद हो जाएगा। जब मैंने अपने CA फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे और CA इंटर के एग्ज़ाम दिए थे, कंट्रोल इन्वायरमेंट के स्पेसिफिकली इस टॉपिक को मैंने इसी तरह याद किया था। ये मैं अपनी खुद की मेमोरी टेक्निक तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं अपनी खुद की तुम्हें मैं टेक्निक बता रहा हूँ जिस तरह मैंने इनको याद किया था। राइट, इनको एक बार बोलोगे ना दिमाग में जिस तरह मैंने तुम्हें बोला है, ऐसे सोचो कि सबसे पहले करने के लिए एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट होने के लिए सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ की, एंड सो ऑन। ठीक है, डेफिनेटली तुम लोगों को याद हो जाएगा। आई होप तुमको समझ आया होगा। भाई नेक्स्ट हमारा कॉम्पोनेंट क्या है, तो देखो सर इसी के साथ भाई हमने अपना जो पहला कॉम्पोनेंट है दैट इज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट, उसको कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट अपन का क्या है भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट में, सॉरी कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में नेक्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब देखो हम लोग तो ऑडिटर हैं, हम तो भाई अपने हिसाब से रिस्क असेसमेंट को करेंगे ही करेंगे, हम तो अपने हिसाब से भाई रिस्क असेसमेंट को करेंगे, हम तो देखेंगे यार किस एरिया में ज़्यादा रिस्क है, किस एरिया में कम रिस्क है। ठीक है, बट खुद असेस करने से पहले भाई एक बार जो एंटिटी का खुद का प्रोसेस है, कि एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, मतलब एंटिटी का खुद का प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस से एंटिटी देखती है कंपनी, जिस तरह से जो तुम्हारा क्लाइंट है वो किस तरह से रिस्क को असेस करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको भी एक बार समझो, एक बार उसको समझ लेना। ठीक है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर द एंटिटी हैज अ प्रोसेस फॉर, कि ऑडिटर देखो ऑडिटर अपना दिमाग तो लगाएगा कि कैसे रिस्क को असेस करूँ, बट खुद का दिमाग लगाने से पहले मेरे भाई स्मार्ट वर्क कर, हार्ड वर्क मत कर, स्मार्ट वर्क कर। मतलब एंटिटी से पूछ, क्लाइंट से पूछ कि सर आपका खुद का क्या प्रोसेस है, आप किस तरह से नगे कोई अगर रिस्क है तो उसको किस तरह असेस करते हो। क्या करेगा ऑडिट एवेल्युएट, पहले तो करेगा आइडेंटिफाइंग द बिजनेस इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, मतलब पहले वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा कि अगर कोई रिस्क है नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने बहुत सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स सपोज उसने 1 2 3 4 4 रिस्क उसने आइडेंटिफाई कर लिए अलग अलग तरह के। अब उसमें से वो क्या करेगा, एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, वो देखेगा कि भाई इन चारों रिस्क में से सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है, मतलब इंपॉर्टेंट रिस्क कौन सा है। सिग्निफिकेंट माने तो इंपॉर्टेंट रिस्क, जो काफ़ी मटेरियल रिस्क है। ठीक है, मटेरियल रिस्क कौन सा है, वो चारों में से वो आइडेंटिफाई करेगा, एस्टिमेट करेगा सिग्निफिकेंस कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट रिस्क है। राइट, अच्छा उसने देखा कि जो सेकंड नंबर वाला रिस्क है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है। राइट, अच्छा उसके बाद वो क्या करेगा, असेसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द रेकरेंस, क्या बात है। उसके बाद फिर वो क्या एनालाइज करेगा, ऑडिटर क्या एनालाइज करेगा, अच्छा मैंने सोच लिया कि यार ये दूसरे नंबर वाला जो रिस्क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसके अक्रेंस के चांसेस कितने हैं, मतलब ये मिसस्टेटमेंट हमें मिलेगी, ये रिस्क होगा हमारी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसके चांसेस कितने हैं। देखो लाइक्लीहुड ऑफ द अक्रेंस कि कितने चांसेस हैं, लाइक्लीहुड मतलब चांसेस ऑफ द अक्रेंस कि ऐसे कितने चांसेस हैं कि ये रिस्क हो सकता है, ये रिस्क हमें मिल सकता है। राइट, अच्छा उसने डिसाइड कर लिया कि यार ये जो है 70% है, 70% चांसेस हैं कि ये रिस्क हमें मिल सकता है। उसके बाद क्या करेगा वो, डिसाइडिंग द अबाउट एक्शंस टू एड्रेस दो रिस्क। उसके बाद भाई वो देखिए कि यार देखो 70% चांसेस है रिस्क हो सकता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। बात खत्म। आई होप तुम्हें समझ आएगा ये पूरा पूरा रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस एंटिटी का। ईजी, ये तो ईजी था यार, ये तो ईजी था, बहुत ईजी था यार ये तो।
द एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज, द प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट, इट वुड बी द ऑडिटर एंड डिफाइन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात अभी अगर एंटिटी का प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगा, अगर तुम्हें जो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है अगर वो तुम्हें एप्रोप्रिएट लगा, अच्छा लगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो तुम्हें हेल्प करेगा, वो ऑडिटर को भी हेल्प करेगा यार कि रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेगा ऑडिटर को, ठीक है। देखो रिस्क यार बहुत तरह का हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो सकता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल में रिस्क हो सकता है, प्रोडक्ट और एक्टिविटी में रिस्क हो सकता है, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट रिस्क हो सकता है। कोई एंटिटी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तुम्हारी कंपनी ने, तुम्हारे क्लाइंट ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, वो नहीं चला, उसका रिस्क हो गया भाई, प्रोडक्ट रिस्क हो गया, टेक्नोलॉजी का रिस्क, ठीक है। एआई देखो आ रहा है, अब देखो एआई आ रही है, लेट्स सपोज तुम्हारा जो क्लाइंट है वो पूरा पूरा क्लाइंट तुम्हारा मैनुअल काम करता था, मैनुअल काम करता था वो, ठीक है, अब एआई आ गई, ठीक है। सपोज तुम ये लगा लो यार, अब मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, चलो डिज़ाइनिंग लगा लो, लेट्स सपोज डिज़ाइनिंग लगा लो, तुम्हारा जो क्लाइंट है भाई वो डिज़ाइनिंग का काम करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लगा लो, चलो एक तरह की, मैं जूम करके चल रहा हूँ यार, ठीक है, मैं तो बेसिकली तुम्हें एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुम्हारा जो क्लाइंट है वो ग्राफिक डिज़ाइन का काम करता था, लेट्स सपोज वो ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस देता था, ठीक है, बट हुआ क्या, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, एआई के थ्रू ही भाई बंदे अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, तो तुम्हारे क्लाइंट का बिजनेस तो क्या हो गया, वो कम हो गया, एक तरह का नई टेक्नोलॉजी की वजह से उसका रिस्क हो गया बिजनेस में, एंड सो ऑन। आई होप तुमको ये पॉइंट भी समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है इंटरनल कंट्रोल का, ये देखते हैं। थर्ड कंपोनेंट, देखो दो कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्या था रे, कंट्रोल एनवायरनमेंट था, दूसरा क्या था रे, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। थर्ड कंपोनेंट क्या है सर, द इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। फिर थर्ड स्टडी करो तुम एंटिटी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। इन्फॉर्मेशन सिस्टम माने तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब पूरा पूरा, अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ, पूरा पूरा एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी करो, पूरा पूरा एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी करो। देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम नाम से क्लियर हुआ है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम जो हमें इन्फॉर्मेशन देके जाए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम माने तो वो सिस्टम भाई जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देके जाए, राइट। अब हमें कौन सा सिस्टम इन्फॉर्मेशन देके जाएगा सर, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग पूरी पूरी अकाउंटिंग हम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं भाई वो हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, और क्या करते हैं वो सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं कि सेल कितनी है, परचेज कितनी है, कितना एक्सपेंस है, क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की, एंड सो ऑन, राइट। तो उसको स्टडी करो पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को, राइट। कैसे स्टडी करेंगे सर, फॉलोइंग एरियाज को स्टडी करेंगे भाई। पहले एरिया क्या है, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन द एंटिटी ऑफ ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई जो ट्रांजेक्शन लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है एफएस के रिगार्डिंग, उसको स्टडी करो। सेकेंडली द प्रोसीजर बाय विच दो ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड करेक्टेड। देखो वही बात आ गई, किस तरह वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो रही हैं, इनिशिएट हो रही है मतलब ओरिजिन वो स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा ट्रांजैक्शन हो गई, रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, अच्छा रिकॉर्ड हो गया, प्रोसेस कैसे कर रहे हो, ठीक है, एंड सो ऑन। और उसके बाद वो ट्रांसफर टू जनरल लेजर एंड रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, लाइक ट्रांजैक्शन होने से लेके उसके बाद उसका जर्नल, उसका लेजर, फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने तक क्या सारा का सारा प्रोसेस है अकाउंटिंग सिस्टम का, उसको स्टडी करो, राइट। अच्छा जो रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको स्टडी करो, स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट यूज टू इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शंस। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे सिस्टम में परचेज आ रही है, तुम्हारे सिस्टम में परचेज आ रही है क्लाइंट के उसके सिस्टम में। अब परचेज है से तो रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, परचेज रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, लाइक परचेज का इन्वॉइस हो गया, ठीक है, अच्छा पीओ हो गया तुम्हारे पास कोटेशन होगी तुम्हारे पास, फैक्ट्री गेट पे जो एंट्री हुई है उसका रिकॉर्ड हो गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे भाई, ऐसा तो मैंने किया है, मैंने ऐसी परचेज रिकॉर्ड कर ली, बिल्कुल सही सर। सो उन सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी स्टडी करो। ये तुम्हारा भाई था इसका वो, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट्स का तुम्हारा थर्ड पॉइंट था इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट। और क्या स्टडी करोगे भाई, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, इसके जर्नल एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड हो, तो जर्नल का पूरा पूरा प्रोसेस है, एंट्री को रिकॉर्ड करने का जो पूरा पूरा प्रोसेस है सिस्टम है हमारी बिजनेस में, वो करेक्टली रिकॉर्ड हो, उसके सराउंडिंग कंट्रोल्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनको स्टडी करोगे बस, और नहीं तो क्या। अब देखो ये बड़ी अच्छी लाइन लगती है मेरे को, एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, पीपल एंड प्रोसीजर्स एंड डेटा। भाई जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा सर सिस्टम में, पीपल आएंगे, लोग आएंगे,
जो काउंटिंग कर रहे हैं बैठे लोग आएंगे, अकाउंटेंट्स आएंगे, राइट, प्रोसीजर्स आएंगे, जो प्रोसीजर लगा रहे हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड ऑल दैट स्टफ। सॉफ्टवेयर आएगा, जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैली है, बिजी है, ERPs हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, और उनके कस्टमाइज ERPs हैं एंड सो ऑन, जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब आएंगे, उनको स्टडी करो बस तुम लोग। आई होप तुम लोगों को ये पॉइंट भी समझ आया होगा। एक बार सेल्फ रीड करोगे यार तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्लास को देखना, उसके बाद एक बार सेल्फ रीड करना, डेफिनेटली तुम्हें क्लियर और हो जाएगा, राइट भाई। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ माने तो क्या मतलब होता है कंट्रोल एक्टिविटीज़ का, ये यहाँ से पढ़ो। कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प इंश्योर दैट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। भैया एक्टिविटीज़ हैं, कुल मिलाकर मैं तुम्हें कहूँ, अगर मैं तुम्हें बात कहूँ ना, कंट्रोल की डेफिनेशन यार, हमारे इंटरनल कंट्रोल की क्या डेफिनेशन थी, यही डेफिनेशन तो थी। अगर तुम बेसिक डेफिनेशन देखो इंटरनल कंट्रोल की, टेक्निकलिटीज में नहीं मैं जा रहा, तो क्या डेफिनेशन थी कि कंट्रोल क्या होता है सर, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, जिनका पर्पज़ क्या है कि जैसा मैनेजमेंट चाहती है, दैट इज मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट, वैसा काम हो रहा है, जैसा चाहती है वैसा काम हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये तो हमारा कंट्रोल करता है, उसी को हम बोल देते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू जनरली इंक्लूड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस रिव्यूज़। देखो रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट्स। अब देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम बजट से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई होना तो इतना चाहिए था, लाइक हमने टारगेट किया था भाई हमारी कंपनी की 100 करोड़ की सेल्स होगी, हमारा बजट था इतनी फोरकास्ट था हमारा, ठीक है। बट हुई एक्चुअली में हमारी कंपनी की सेल्स कितनी, 90 करोड़ की, 10 करोड़ क्यों नहीं हो पाई। कंपेयर करो इन दोनों को। हमने सोचा था भाई हमारा जो खर्चा होगा, अब जो हमारा एक्सपेंस होगा, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस होगा, लेट्स सपोज वो इस बार तुम लगा लो 2 करोड़ होगा, ये हमारा बजट था, हो हमारा गया 3 करोड़, 1 करोड़ एक्सेस में क्यों हो गया। ये क्या है, कंट्रोल ही तो है, एक्चुअल को कंपेयर करना बजट के साथ, राइट। अच्छा, कंट्रोल ओवर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, वही बात होगी, अपने जो हमने एक एम्प्लॉय बिठाया हुआ है अपनी फैक्ट्री के, अपने वेयर हाउस के बाहर, जो ध्यान रख रहा है कि यार कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो, वो ये तो इंश्योर कर रहा है, वो यही तो इंश्योर कर रहा है भाई कि जो हमारे एसेट्स हैं वो सेफ गार्डेड रहें, सिक्योरिटी बनी रही एसेट्स की, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट क्या है इसका कंपोनेंट का भाई, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, अब देखो तुमने कंट्रोल लगा दिए, तुमने कंट्रोल को लगा दिया, तुमने कंट्रोल्स को लगा दिया भाई, ठीक है, तुमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया कंट्रोल्स को, बट ऐसा नहीं कि कंट्रोल लगा के छोड़ दिया एक बार ना, ऐसा नहीं है। देखो तुमने CCTV लगा दिए, तुमने देखो तुमने CCTV लगा दी, एक तरह का कंट्रोल है। तुमने वो सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा बिठा दिया वेयर हाउस के बाहर, कंट्रोल है। तुमने कहा जब जब हमारी गेट, फैक्ट्री गेट से माल जाएगा बाहर, फैक्ट्री गेट पे एंट्री होगी, कंट्रोल है। बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल की हुई है अटेंडेंस के लिए एम्प्लॉयज़ की, कंट्रोल है। देखो 4 तरह के मैंने तुम्हें डिफरेंट कंट्रोल बता दिए भाई। ऐसा नहीं है कि तुमने कंट्रोल लगा के छोड़ दिए ना, उनको टाइमली क्या करेगा रे, तू मॉनिटर करेगा। पहले जो तुमने कंट्रोल्स लगाए हैं ना, जो भी तुम्हारे कंट्रोल्स हैं, उनको टाइम टू टाइम तुम क्या करो, मॉनिटर करो, टाइम टू टाइम उनको देखो कि क्या वाकई जो हमारे कंट्रोल्स हैं क्या वो वाकई इफेक्टिवली यहाँ वर्ड्स को देखो, इफेक्टिवली क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उनकी परफॉर्मेंस को देखो, इफेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस ओवर टाइम की, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ठीक है, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करते रहो, वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। मतलब तुम खुद देखो, एनालाइज करो, मॉनिटर करो कि यार अगर हमने बायोमेट्रिक मशीन लगाई है तो क्या वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, कई एम्प्लॉयज़ बायोमेट्रिक मशीन के अपने अटेंडेंस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। अच्छा, अगर हमने कहा है फैक्ट्री गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को कि भाई जब जब माल हमारी फैक्ट्री से बाहर जाएगा तो उन्हें एंट्री करनी है गेट पे, तो उन्हें एंट्री करनी है रजिस्टर में, तो सब कुछ नोट करना है कि कितने बजे गया, किस दिन को गया, टाइम एंड डे, कौन ड्राइवर था जो लेके गया, किस ट्रक में गया, सबको तुम्हें रिकॉर्ड करना और उसके साइन करवाने हैं। तो क्या ये बंदा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, मॉनिटर करो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे, और अगर तुम्हें लगे कि यार जब हमने मॉनिटर किया तो हमें दिक्कत पता लगी, हमने देखा कि जो फैक्ट्री गेट वाला बंदा है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, फैक्ट्री गेट पे जो बंदा है वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं कर रहा, वो सो जाता है। रात को 1 बजे गाड़ी आई, रात को 1 बजे गाड़ी आ रही बाहर, वो सोया हुआ ध्यान से, वो सो रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कब माल आ रहा है कब माल जा रहा है रात को। तो तुम उसके ऊपर क्या करोगे भाई, एप्रोप्रिएट एक्शन लो। तुम क्या करोगे भाई, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे उसके ऊपर, समझ पा रहे हो। अगर तुम्हें लगेगा कि कोई दिक्कत है, कुछ
हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर भाई तुम इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और तुम्हें लग रहा है कि इंप्रूवमेंट चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको इंप्रूव करो, अप्रूव्ड एक्शन लो एंड अपना आगे बढ़ो। तो ये था मेरे भाइयों मेरी बहनों तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल का कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूरा पूरा। यप, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, मोर और मच इम्पोर्टेंट समझ आया होगा। ये तुम्हारे 5 के 5 कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस करवा दिए कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के। पहले आएगा कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसमें फर्दर 7 पॉइंट्स हैं। फिर आएगा एंट्री का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर आएगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, फिर आएगी कंट्रोल एक्टिविटीज़। उसके बाद एंड में क्या आएगा मॉनिटर, कि भाई जो इतना कुछ कर चुके हो, इतना जो तुमने कुछ किया, कंट्रोल इन्वायरमेंट हो गया, रैप हो गया, ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ की, सब कुछ किया तुम लोगों ने, उसको मॉनिटर तो कर लो कि क्या जो हमने कंट्रोल लगाए हैं क्या वाकई काम कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं कर रहे। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। यस सर, कूल 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 कूल। ठीक है, बाकी का टॉपिक अपन कल करेंगे, कल की क्लास में हम जो बाकी का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे यार, राइट। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मेनली अब अगर देखा जाए तो है अपना टॉपिक तो काफ़ी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर 50% चैप्टर अपना हो चुका है, 50% पेंडिंग है, मोर देन 50% हो चुका है। इनफैक्ट तुम लगा लो 60% हमारा ये चैप्टर हो चुका, 40% रहता है, कोई बात नहीं। आने वाले 2-3 क्लासेज में मोस्टली मैं ट्राई करूँगा रैपअप करने की इस क्लास को, इस चैप्टर को, राइट। हो जाएगा 3 क्लासेज में 1-1 घंटे की। यप, ठीक है गाइस, यहाँ तक प्लीज़ गाइस कर लेना, ठीक है। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा इसका। आई होप तुम्हें समझ आया होगा आज का क्लास, ठीक है। पढ़ते रहो भाई, अपना मज़े से पढ़ते रहो यार। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लिया करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर कुछ भी तुम्हें डाउट लगे, कुछ भी कुछ समझ ना आए तो डेफिनेटली मेरे को पूछो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार वे क्लासेस लगा लेना और मज़े से पढ़ो यार, ठीक है यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।